विकास त्यागी और आज बड़ी खबर में बात उस बड़े सवाल की करेंगे जो हर एक की जुबान पर है। 20 जुलाई को जो कुछ हुआ, पुलिस ने जो कार्रवाई की, छात्रों ने जो कुछ किया, उसमें गलती किसकी है? नैरेटिव अपने अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज उस पहलू के हर पक्ष को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और फिर आप ही तय कीजिएगा कि आखिर गलती किसकी थी, या फिर जिसे कहते हैं ना वक्त का तकाजा था, सबने अपने अपने हिसाब से रिएक्ट किया और कुछ अराजक तत्वों ने और पॉलिटिकल पार्टी ने इसे अपने अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की। जरा सोच कर देखिए, 20 जुलाई को संसद पर भीड़ अगर घुस जाती अंदर तो पूछा जाता कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, इंटेल क्या कर रहा था। यही हाल है देश की राजधानी की पुलिस का। 20 जुलाई को भीड़ को भगाया गया, एक्शन लिया गया, तो अब पूछा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इतनी बेरहम है, क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस अगर 20 जुलाई को भीड़ के सामने हार जाती तो पूछा जाता ये कैसी पुलिस है? यही स्मार्ट पुलिस है, यही वर्ल्ड क्लास पुलिस है, यही देश की राजधानी की पुलिस है। 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ा प्लान नाकाम कर दिया। पूछा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई तो पूछा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ, किसने किया, ये किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के परिवार वाले पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे भी तो कुछ अधिकार हैं। अगर हमारे घर वाले पिटते हैं तो सरकार तो स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करके डील कर लेती है कि भाई ठीक है, एफआईआर वापस कर लीजिए। उनके साथ तो उनकी पूरी की पूरी डील हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, उनके घर वाले कह रहे हैं कि अगर हमारे परिवार वाले वर्दीधारी हैं तो क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? अगर उनकी पिटाई होती है तो क्या वो अपनी एफआईआर नहीं करा सकते? तो बात अधिकारों की निकल चुकी है, बात राजनीति की भी निकल चुकी है, सही गलत की भी है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन जरा पहले ये तस्वीरें और कुछ बयानात सुन लीजिए। My father was at a main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वॉज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हम जो पुलिसकर्मी है और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। 30 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ हो रही है। देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएं। मेरे पिता की वर्दी खून से रंगी हुई थी, खून से लथपथ वो घर लौटे थे। ये उस बेटी के शब्द हैं जिसके पिता संसद की सुरक्षा में लगे थे। अब आपको 20 जुलाई जंतर मंतर की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। जरा देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी जो है, पुलिस वाला अकेला है, हाथ में डंडा है और प्रदर्शनकारी लगातार उसको पीछे दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। नीचे जाके वो पास की जो क्यारी होती है बनी हुई, वहां पर जाके गिर जाता है। 250 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं इस पूरे प्रदर्शन के दौरान। देखिए दिल्ली पुलिस के जवान, अब ये तस्वीर आपने देखी कि यहाँ पत्थरबाजी होती है, दिल्ली पुलिस के जवानों को टारगेट किया जाता है। लेकिन एक और तस्वीर भी है, क्योंकि कहानी जिसे कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीट रही है, छात्र जंतर मंतर हैं, उन पर लाठीचार्ज की जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कई जगह तो ऐसी भी तस्वीरें आई हैं कि एक ही छात्र खड़ा हुआ है और वो कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस फिर भी उसे दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। तो उसको लेकर कहा गया कि भाई इसकी गलती क्या थी। अब जरा सोच कर देखिए, 31 जुलाई का दिन है आज भी 20 जुलाई की बात संसद से लेकर सड़क तक लगातार गूंज रही है। 20 जुलाई को जो हुआ उस पर हर रोज संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं। राहुल गांधी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस वालों की फोटो पर गोला लगाकर हाईलाइट करके नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने अपना हक मांगा है। दिल्ली पुलिस के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि भाई अगर स्टूडेंट्स का हक है तो हम भी तो इसी देश के बाशिंदे हैं, हमारे भी तो उतने ही हक हैं जितने किसी दूसरे के हक हैं। जरा सुन लीजिए, फिर इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं और हमारे साथ एक शानदार ऑडियंस भी है जिसमें जेन ज़ी के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हैं। प्यार से
रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रॉसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड, मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सिक्योर करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। तो लक्ष्य बिष्ट भी जेनजी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो अपने पापा के लिए सवाल पूछ रहे हैं। बिटिया रानी भी अपने पापा के लिए सवाल पूछ रही थी कि वर्दी में अगर देश की संसद की सुरक्षा कर रहे थे और उन्हें जो वाजिब लगा किया, तो आज उन्हें इस तरह से टारगेट पर लिया जाएगा, उनको न्याय कौन दिलाएगा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। श्वेता प्रिया हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनमोल पवार हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, आपने परिवार वालों को भी सुना जी। अगर देश की संसद तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच जाते तो आप खुद ही बताइए, आप ही लोग नहीं बढ़ चढ़कर कहते कि कहां है दिल्ली पुलिस, दिल्ली की स्मार्ट पुलिस क्या कर रही थी, संसद की सुरक्षा नाकाम हो गई, बड़ी चूक है, संसद सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित कैसे होगा, ये सब बातें आप ही कर रहे होते ना। तो अगर रोका तो फिर क्या गलत किया साहब? नहीं, रोकना गलत नहीं है, जिस तरीके से रोका गया वो गलत है, और ये पूरा मुद्दा वही है। रोकना, पहली चीज आप इंटेलिजेंस आपके हाथ में है, आईबी आपकी है, इंटेलिजेंस फेलियर, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भीड़ कितनी आने वाली है, कौन आने वाले हैं, फिर आप बताएंगे ये पाकिस्तान के थे, ये चाइना के थे, वो उससे मतलब नहीं होता। इंटेलिजेंस आपका है, पुलिस आपकी है। पेलेट गन कहां चलाया जाता है, कहां नहीं चलाया जाता, इसका एसओपी होता है, कैसे चलाया जाता है वो भी एसओपी होता है। ये पहले तो हम मान ही नहीं रहे थे पेलेट गन चला है, अब पेलेट गन चला है, कौन था सामने और क्या मुद्दा था, ये समझ में आना चाहिए। पुलिस वालों का अधिकार है, बिल्कुल पुलिस वालों को, जो भी हमारे आंतरिक सुरक्षा देख रहे हैं, उनके अधिकारों की बात सरकार को समझनी चाहिए। कैसे कि उनको जो पुरानी पेंशन है वो दी जानी चाहिए। 2005 के बाद पुरानी पेंशन नहीं मिलती आंतरिक सुरक्षा में जो लगे कर्मी है, सम्मान उनको तो दे दीजिए। बेचारा एक पुलिस सम्मान भी नहीं दे पाते। पुलिस वाला कैसे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक बात बताइए ना, अगर कल को मुझे देश की सुरक्षा करने के लिए निकलना है एक वर्दीधारी को, और पता है कि भाई सामने वाला गलत कर रहा है या फिर गलत इंटेंशन हो सकती है, भाई 50 की भीड़ है, उसमें से हो सकता है 30 ठीक हो, 20 गलत भी हो, ठीक है, अगर वो आगे चले जाएंगे तो खतरा हो जाएगा। भीड़ में फिर डंडा करके तो सबको हटाना पड़ेगा। अगर उसके डंडे पे, अगर उसके आंसू गैस पे, अगर उसके हवाई फायर पे, हर चीज पे क्वेश्चन होगा, तो भाई वो कैसे अपनी ड्यूटी निभाएगा? बात इसकी है कि यूज ऑफ मिनिमम फोर्स ये नियम है बल का, जो हमारे सुरक्षा बल है उनका नियम है। आपको लगता है मैक्सिमम फोर्स का यूज हो रहा है? बिल्कुल हुआ है। आपको लग रहा है? हाँ हाँ, पुलिस वाले को जैसे दौड़ा दौड़ा के, अगर नहीं होता तो सीआरपीएफ को, आप सीआरपीएफ को डिसाइड करने दीजिए, आरएएफ को डिसाइड करने दीजिए, उन्होंने इंक्वायरी बैठाई इस पे। यूज ऑफ जो मिनिमम फोर्स होता है वो चेतावनी से शुरू होता है और फायरिंग से जस्ट पहले पेलेट गन्स यूज होते हैं, और वो भी कश्मीर में यूज हुए हैं 2016 में सबसे ज्यादा, जहां पे सर पेलेट गन तो सबके पास थी, किसी एक सिपाही ने की। अगर वो ऐसी स्थिति में फंस गया हो, भीड़ के अंदर कभी फंसे आप? मैंने बहुत भीड़ के अंदर, मैंने कश्मीर में नौकरी की है जहां 10-10 हजार की भीड़ आती थी। भीड़ नहीं, जब भीड़ गुस्से में होती है, भीड़ किसी हाँ, मैं वर्दी में ही सामने खड़ा रहा हूं। मैं वही कह रही हूं ना, जब उस भीड़ में आप फंसते हैं तो वहां से निकलना, वहां से उसे समझाना बुझाना कितना मुश्किल होता है। इसी के लिए ट्रेनिंग होती है आपकी। हाँ, तो उसे लगा होगा कि बहुत अच्छे से ट्रेन समझ से ये फैसला लिया होगा ना। हर आरएएफ वाले ने तो नहीं चलाई ना पुलिस ब्रूटैलिटी जस्टिफाइड, हर आदमी की बात की भी नहीं जा रही है, जिसने की उसको बुक किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ, तो उसको अकाउंटेबल फिक्स किया जाना चाहिए। तो बाकी जो लाठीचार्ज किया वो ठीक है, हर बच्चा बाकी जो लाठीचार्ज किया वो ठीक है, पत्थर भी नहीं चला रहा था, ठीक है, बाकी जो लाठीचार्ज किया ये तो कहा ही नहीं ना साहब। यही नैरेटिव यही बनाया जा रहा है ना। किसने कहा? मुद्दा क्या था? शिक्षा। क्या सरकार जो आपके हिसाब से उग्रवादी थे, पत्थरबाज थे, उनके सामने झुक गई? हमेशा की तरह भाजपा फिर से झुक गई क्या? ये मान रहे हैं हम? ये जो यू टर्न लिया सरकार ने 20 तारीख के बाद, ये किसके सामने लिया? छात्रों के सामने झुके हैं कि ये प्रदर्शनकारी या उग्रवादियों के सामने? शिवम, 2 सवाल आपसे। पहला तो सवाल ये जो पुलिस वालों के परिवार वाले पूछ रहे हैं, भाई आप लोगों ने तो छात्रों से डील कर ली,
अपनी राजनीति के हिसाब से जो आपको मुफीद लगा कि गुस्से में देश का जेंजी है, अच्छा खासा वोट बैंक है, तो इस्तीफा मांग रहा है, इस्तीफा दे दो। एफआईआर वापस लेने को कह रहा है, एफआईआर वापस ले लो। ये दिल्ली पुलिस सुरक्षा कर्मी, ये भी तो आप ही के हैं ना, आप ही की सरकार के अधीन है। इनके आत्मसम्मान का, इनकी रक्षा की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब ये लोग कह रहे हैं एफआईआर कराएंगे, अब तो कैश 22 सिचुएशन हो गई आपकी। नहीं, मैं मानता हूं कि जिम्मेदारी हमारी है, सरकार हमारी है, तो चाहे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हमारी है। और अगर पुलिस पर कोई ब्रुटैलिटी होती है, उन पर कोई हमला होता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी, और उसकी जिम्मेदारी तय करने का अधिकार और जो बाकी सारी चीजें हैं वो भी कानून के तहत सरकार के पास है, कोर्ट्स के पास है। सभी तरीके से चीजों को, पहलुओं को आगे देखा जाएगा। लेकिन भाजपा ने तो हमेशा कहा है कि वहां पर जितने भी छात्र थे उन सबको लेकर सरकार पूरे तरीके से सेंसिटाइज्ड है और इस बात को इंश्योर करेगी कि जो भी उनकी मांगे हैं हम उनको पूरे तरीके से माने और उसको लेकर आगे बढ़े। लेकिन इसके साथ जो वहां पर 2000 से ज्यादा बलात्कारी, बच्चियों को छेड़ने वाले, चेन स्नेचर और तमाम ऐसे लोग थे, उन अराजक लोगों पर कार्रवाई करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार का काम है और वो हम करेंगे। इसी को लेकर सारी चीजों को आगे बढ़ा गया। अब इन्होंने कहा कि भाई मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करने का जो है कानून है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, 170 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं और करीब 51 छात्र घायल हुए हैं। दुनिया में कोई एक ऐसा प्रोटेस्ट बताओ जहां पर जो लाठी चला रहा था वो 170 घायल हो गए और जो खा रहे थे वो मात्र 45। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये उनका आर्ग्यूमेंट है, मेरा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज फिर भी मानता हूं कि अगर किसी छात्र पर गलत स्थिति में आकर एक भी लाठी पड़ी है या लगी है कि या किसी ने की है तो वो भी कोर्ट में जिम्मेदार होगा और तय की जाएगी। परंतु कृपया करके इस तरह की स्थिति मत करिए। रेल भवन की बैरिकेटिंग पर पहुंचकर लोग बार बार बैरिकेटिंग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आरएएफ का जवान भाग रहा है, उसको पीछे उसके भीड़ भाग रही है, उसको लगातार मारा पीटा जा रहा है। ऐसे लोगों को किया जा रहा है, यह बर्दाश्त नहीं होना चाहिए भाई। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा इंटेलिजेंस फेलियर। वहां पर जब पुलिस वाले थे, जब भीड़ वहां पर बढ़ी, पुलिस वालों ने कहा कि हम इनके आधार कार्ड चेक करना चाहते हैं क्योंकि हमें ऐसी आशंका है कि यहां पर कोई दिक्कत है। विरोध में आ गए सारे लोग और कहा कि नहीं नहीं, आधार कार्ड चेक नहीं होगा, ये तो स्टूडेंट्स को परेशानी करने की बात है, ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसे करोगे तो भाई जो जितने भी गुंडे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी है वो बच जाएंगे। बीच में नहीं बोला। अब एक और चीज कहना चाहता हूं, एक मेरा भी सवाल है, एक मेरा भी सवाल है जो मैंने आपसे कहा, अब इन परिवारों की एफआईआर का क्या करना है? अगर ये परिवार वाले, भाई इनका भी तो देश के नागरिक ये भी हैं। आपने तो छात्रों को कमिटमेंट कर दिया अपने हिसाब से, आपको लगा वो गुस्से में नाराज है, सबसे मुफीद काम यही है विपक्ष न चढ़ बैठे कि इनकी एफआईआर की मांग मान लो। ठीक, उसमें कानूनी दांव पेच भी आ रहे हैं और साथ ही साथ उसके अंदर अब परिवार वाले कह रहे हैं भाई हम तो एफआईआर करा सकते हैं ना। अब वो एफआईआर करा देंगे तो छात्रों को आप कैसे समझाएंगे? छात्रों का विषय नहीं है भाई, विषय वहां पर जो अराजक लोग हैं उनका है। छात्रों का जो लाठी मार रहे हैं पुलिस वालों पर उनका है, जो गुंडा, बलात्कारी, गैंगस्टर वहां पर है उसका है। जो पुलिस, मैं मानता हूं कि मेरे देश का अच्छा छात्र जो है और जो छात्र है वो नहीं मारेगा पुलिस वाले को, आरएएफ के जवान को गाली नहीं देगा, उसके साथ बदतमीजी नहीं करेगा, उसका अपमानित भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा उसके साथ। लेकिन जो गुंडे वहां पर है हम उनके खिलाफ हैं। जो गुंडे वहां पर इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं हम उनके खिलाफ हैं। जो इस देश में खड़े होकर वैसी गालियां दे रहे हैं जो शायद हम कभी नॉर्मल भाषा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस के परिवार वाले अगर एफआईआर कराएंगे तो आप उनका साथ देंगे, उनको न्याय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट इस विषय में एक चीज कही है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे इसके अलावा दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे और भी तमाम जगहों की सरकारें और पुलिस है, वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर देंगे केंद्र सरकार से। और उस पर भी आ रहा हूं, दिल्ली पुलिस की तरफ से रिपोर्ट बनाकर दी जाएगी। जितने भी लोगों पर एग्जिस्टिंग एफआईआर है वो कैंसिल नहीं होगी, वो एज इट इज अभी रहेगी। वो तो पता है, आने वाले समय में अगर जितने ड्रॉप किया जाएगा। एक सेकंड भैया क्या हो गया, जजमेंट को मिसकोट मत करिए, नहीं बताना। रुकिए, आपका नंबर भी आएगा। अरे आप सीजेपी वाले हो गए हो क्या? यहां भी ऐसा ही करना है आपको? हंगामा शांति से सुन लो यार, गजब बात है। इनके बीच में बोला सामने अब उससे दिक्कत है इनको। ठीक है, अपने बीजेपी वालों ने घुटनों पे ला दिया आपको भाई साहब। एक तो इनका ये आप नहीं ला पाए बतौर विपक्ष, इसमें वाहवाही मत बटोरिए साहब। बच्चों ने ले आया, बच्चों को क्रेडिट देना चाहिए। तो आपको भी तो देखना चाहिए ना, जो काम बच्चे कर सके वो विपक्ष क्यों नहीं कर पा रहा है 12 साल से? इसीलिए सत्ता से दूर रह जाएंगे। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में सत्ता में आ गई थी, ऐसा ना हो कि सीजेपी एक नई पार्टी बन जाए, आपके लिए दिक्कत ना हो जाए साहब। खेती के उस पर बात करेंगे जी। ये लोग जो है ना अलग लेवल के डेलुलू में रहते हैं, कहते हैं सरकार को झुका दिया, सरकार को गिरा दिया। आजकल आप लोग बड़ा जेंजी वाले वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, डेलुलू। हाँ, मैं हमेशा से ही ऐसे रहता हूं, आपको आज लगा ऐसा पहले। प्रधानमंत्री ऐसे तो ये अलग लेवल डेलुलू में रहते हैं भाई। इनको
पहले जब बात नहीं कर रही थी सरकार, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बच्चों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं, ये देश के बच्चे हैं, देश के लोग हैं, अब कर लिया, अरे ये तो झुक गए, ये तो गिर गए। सुनो भैया, पहली बार नहीं झुके, सुनो, पहली बार सुनो, नहीं सुनो, झुके। सुनो। आदत है आपको, बच्चे पहली बार हमारे नहीं हैं, झुके। बच्चे हमारे हैं और हम बच्चों की सरकार बच्चों की ही है, हम बच्चों की बात बच्चों सुनेंगे। की सरकार। मुलायम के बच्चे की बात सुनने वाली बात नहीं है यहां पर, लेकिन इन बच्चों की बात सुनेंगे भाई, इनकी सुनेंगे हम। शिवम 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 बच्चों की बात सुनने में बहुत देर लगा दिया। अब इतना भी दामन पाक साफ नहीं। अगर ये बातचीत पहले हो जाती ना तो चलो संसद मार्च की नौबत नहीं आती। अगर ये बातचीत पहले हो जाती, वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोमन वांगचुक ही अनशन पे बैठे थे और बच्चे भी अनशन पे बैठे थे, तब रिप्रेजेंटेटिव चला जाता, तब बातचीत कर लेते। अगर इतनी फिक्र थी, जब आपको इन्होंने अपनी ताकत दिखाई तभी फिक्र याद आई। हिस्ट्री को कभी भी बिना बताए हुए कभी भी कोई सही चीज आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं डाल सकते। अच्छा। इसी संसद में इसी जगह पर गौसेवा आंदोलन हुआ था और इसी रेल भवन को क्रॉस करते हुए पुलिस चली गई थी। गौसेवा आंदोलन में इंदिरा गांधी जी की पुलिस ने गोली चलाई थी, 60 लोग मरे थे, 60। अगर कोई ऐसी स्थिति होती तो देखिए क्या नया होता। भारत है ना और यहाँ साहब, भी हुआ था श्री ये राम तो मंदिर नया के इंडिया है विषय में। ना, आप ही लोग कहते हो ना नया इंडिया है ये तो। हाँ बिल्कुल, हाँ, तभी तो इसमें थोड़ी तभी चलेगी तो गोलियां। संवाद किया। पहले दिन जिस दिन यहां पर दिपके आए, उन्होंने कहा कि भाई हमें वहां पे प्रदर्शन करना है। मुझे अनशन कितने दिन से चल रहा था? 20-22 दिन के करीब था। तब कर लेते संवाद, नहीं, रोका था किसी लेकिन ने? अब एक चीज मुझे जब बताइए। संसद पे जब कूच किया, जब पूरा दिल्ली में हमने देखा जो तस्वीरें आई, आप उसका इंतजार कर रहे थे कि वो सब हो और फिर बात करें। पिनाज जी मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैं जबरदस्ती उनसे नहीं। जाके बात करूं। गजब बात हो गई भाई। अच्छा, वो पहले बात उन्हें नहीं करना प्रदर्शन, चाहते। मैं बता रहा हूं ना क्या था, कोर्स ऑफ एक्शन क्या था वो भी सुन लेते हैं। वो आए, उन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमें पता है कि मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, और एज इट इज कोट कर रहा हूं उनकी जो बाइट्स हैं, मुझे पता है मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। वहां यूएस में बैठ के ही माहौल बना रहे थे वो एयरपोर्ट पे पहुंचे बाद में परमिशन पहले दे दी उनको, वो वहां पहुंच गए, जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन चालू कर दिया। उसके बाद सोनम वांगचुक वहां पर आए, उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया, अपना मांगे दिखाई। जब उनकी तबियत खराब हो गई तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। जब उन्होंने कहा कि हमें डायलॉग स्टैब्लिश करना है, तुरंत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 मिनिस्टर्स को डायलॉग के लिए नियुक्त किया और उन्होंने डायलॉग किया। मुझे एक चीज बताइए, सारी चीज ऑर्डर उठाने का नहीं था। ठीक है, एक सेकंड तो सर, डॉक्टर भी आप ही बन जाओगे ठीक है, क्या? रुक जाइए जरा। मॉनिटरिंग का था। ठीक है शिवम, मेरे को बाकी सबको भी भाई चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर था ठीक कि है, अंडर द ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ठीक डॉक्टर्स है। वी नीड टू मेक श्योर कि उनकी जो डिटोरिएटिंग हेल्थ है वो खराब ना हो। not to अरे detain भाई him, साहब, not to violate his fundamental rights। मॉनिटर कहां पे किया? अरे भैया ये समाजवादी पार्टी का और वो ऑफिस तो नहीं खुशी, है, वो तो खुशी खुशी नड्डा जी के हाथ से जूस पी रहे थे ना। इसको नहीं पता उसकी तबीयत खराब है, इनको पता थी। डॉक्टर नरेंद्र मोदी को पता था। अब आप एक चीज तबीयत देख, खराब है। अब आप एक चीज देख रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि वो आजकल आप जेनजीज की टर्म बड़ी यूज कर, इनको ऐसा फोमो हो जाता है 2 मिनट टीवी से बाहर रख दो, चिल्लाना शुरू। रख के आने अरे का भाई नाम स्क्रीन पे हो इसका मतलब ये नहीं है कि बोलना जरूरी है। गुड अपने समय में बोल Appreciate लेना। थैंक यू, सही बात है। मैं अंत में बस एक चीज कहना चाहता हूं कि सारी चीजें ठीक थी, संवाद भी बेहतर था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अगर किसी प्रोटेस्ट में गुंडे, बलात्कारी, मवाली, बच्चियों को छेड़ने वाले गैंगस्टर्स, ऐसे लोग घुस जाएंगे तो उनकी पहचान करके बाहर निकालना, चीजों को बेहतर करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सरकार कह रही है कि प्लीज कृपया, अगर मान लीजिए इंडिया टीवी पर 10 सेकंड में फर्ज कर लेते हैं, ये बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, इनके बीच में कोई व्यक्ति छुपकर आ जाए, कि कोई भी गुंडा, मवाली, गैंगस्टर, और यहां पर पुलिस आकर कहे कि पिनाज जी या फिर जो भी इंडिया टीवी के लोग हैं कि प्लीज हमें इनके आधार कार्ड चेक कर लेने दीजिए, यहां पर एक खतरनाक आतंकवादी बड़ी बैठा है। बेबस है दिल्ली आप क्या पुलिस, कहेंगे? ये सब भी नहीं कर पा रही थी। अच्छा, है नहीं। मतलब कमाल बात है, इन्होंने बनाया है। मतलब लाठी दिल्ली चलाए पूछ रही तो हूं। बड़ी बुरी है दिल्ली इन्होंने पुलिस। बनाया है। अब प्यार से नहीं, बात मतलब करें दिल्ली तो बड़ी बेबस है दिल्ली पुलिस। क्या करो, क्या कर इतनी रहे हैं? बेबस है कि वो भीड़ में घुट के आधार कार्ड नहीं चेक कर पाई। इतनी ताकत नहीं है दिल्ली पुलिस के पास कि वो आधार कार्ड चेक कर पाए, और इतना इंटेल भी नहीं है, इतना इंटेल भी नहीं है। देखिए दिपके साहब ने अभी मीडिया में एक बयान दिया है, मैं वही कोट कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि भाई अगर इतने सारे हिस्ट्री शीटर, रेपिस्ट, मर्डर के आरोपी अगर वहां पे पहुंचने में कामयाब हुए तो भाई आपका इंटेल क्या कर रहा था? मैडम ताकत तो दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस या इस देश की सेना की पूछो मत, ताकत तो इतनी है, बराबर वालों से पूछ लो, पड़ोसियों से, ताकत की बात मत करिए। लेकिन बच्चे अपने ही हैं और नहीं, अपने history sheeters, मैं history अपने sheeters की बच्चों बात के कर रही बीच हूं। में अगर बहुत कोई ताकत गुंडे बहुत घुस है। जाएं तो ऐसी- उनको आप स्ट्रेटेजिकली तरीके से ही बाहर निकाल सकते हैं। आप एकदम इस तरीके से नहीं कर सकते कि सबको लाठीचार्ज हो, ये वो नहीं करना था हमें, हमारा एजेंडा था। पहले आता है भाई साहब होने के इनको दे बाद दो नहीं। 2 मिनट पहले, वरना ये आदमी बेचैन हो जाएंगे। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। प्रिवेंशन के लिए होता है। जी जी जी, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा मिली है। आपको बता दें, अंकित शर्मा हत्याकांड के मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सजा के ऐलान से पहले जज ने कहा कि यह बेहद गंभीर घटना थी। इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया था। अंकित शर्मा की
बॉडी को जानवरों की तरह से छोड़ा गया था, नाले से उनकी लाश जिस तरह से बरामद हुई थी। तो आखिरकार ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा मिली है। इससे पहले 31 जुलाई के लिए सजा का दिन मुकर्रर किया गया था। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इसको मानने के लिए अदालत से गुहार लगाई थी पुलिस की तरफ से कि इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाए और इसमें सजाए मौत से कम कुछ भी ना हो। लेकिन यहां पर अभी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा इस वक्त सुनाई गई है। 2020 दिल्ली दंगों का यह मामला है। अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा यहां पर सुनाई गई है। दिल्ली दंगे आपको याद होंगे किस तरह से 2020 की वो तस्वीरें थी और उसके बाद आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की लाश कैसे मिली थी लावारिस। और अभी जो अपडेट हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा यहां पर सुनाई गई है। और इस वक्त आपको बता दें कि सभी जो और दूसरे 5 आरोपी थे उनको भी उम्र कैद की सजा हुई है। यहां पर जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, 5 को उम्र कैद की सजा यहां पर मिली है। ये अपडेट हमारे पास आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें इस पूरे मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में दोषी ताहिर हुसैन, नजीम कासिम, अनस और जावेद कोर्ट रूम में पेश किए गए। फिर उनको यहां पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कड़कड़डूमा कोर्ट में ये पहले से ही दोषी करार दिए जा चुके थे। सजा सुनाने पर फैसला होना था 31 जुलाई को, यानी आज के दिन, और सजा सुनाई गई है जिसमें ताहिर हुसैन, नजीम कासिम, अनस और जावेद, उनको उम्र कैद की सजा यहां पर सुनाई गई है। कोर्ट रूम में वो पेश हुए और उसके बाद अभी जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक 5 को ही उम्र कैद की यहां पर सजा सुनाई गई है। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्याकांड में ये पूरे का पूरा केस चला था और ताहिर हुसैन को यहां पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 5 आरोपी ताहिर हुसैन के साथ हैं जिनको यहां पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट की तरफ से ये फैसला इस वक्त आया है। अब से कुछ ही देर का फैसला है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सजा सुनाई गई है 5 को और यहां पर उनको पेश किया गया था। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जिसमें कड़कड़डूमा कोर्ट में दोषी ताहिर हुसैन, नजीम कासिम, अनस और जावेद कोर्ट रूम में पेश किए गए हैं। दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या जिस बेरहमी से निर्मम तरीके से की गई थी, उसके बाद उनकी लाश जब बरामद हुई थी, जानवरों ने उनकी लाश को नोच रखा था और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो ताहिर हुसैन भी उसमें उनका नाम सामने आया और फिर गिरफ्तारियां हुई, कोर्ट में पूरा मामला चला और अब जाकर इस मसले पर सुनवाई पूरी होने के बाद सजा के लिए मुकर्रर किया गया था, आरोपी करार दिया गया था और उसके बाद आज का दिन सजा के लिए मुकर्रर किया गया था। सजा के ऐलान से पहले जज ने भी कहा कि यह बेहद गंभीर घटना थी और समाज को इसने झकझोर कर रख दिया था और इस घटना में अंकित शर्मा की बॉडी को जिस तरह से छोड़ा गया था जानवरों की तरह से, उसके बाद नाले में जिस तरह से वो लाश मिली थी और जानवरों ने उसे नोचा हुआ था, तो बहुत ही बेरहमी से हत्या करके उसे वहां फेंका गया था। और अब आखिरकार अंकित शर्मा को न्याय मिला है और यहां पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने सजा सुनाई है। नजीम, कासिम, अनस, जावेद, ताहिर हुसैन यानी 5 को यहां पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह फैसला दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अदालत के अंदर हालांकि सजाए मौत जो है वो मांगी गई थी और यहां पर आपको ये भी जानकारी दे दें 2020 का ये दिल्ली दंगों का मामला है और 2020 के दिल्ली दंगों में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा और इस वक्त हमारे साथ अतुल भाटिया इस वक्त कड़कड़डूमा कोर्ट से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल भाटिया, आखिरकार अंकित शर्मा के हत्यारों को सजाए उम्र कैद मिली है। हालांकि मेरे ख्याल से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मांगने की अपील की गई थी, क्या कुछ कहा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए, सजा सुनाते हुए? समेत 5 आरोपी को उम्र कैद है। कोर्ट की दरिंदगी से शर्मा की हत्या की गई और उसके बाद वो शव को कर चांदा में ले जाया गया, उसके बाद सीधा उसके शव को नले के अंदर फेंक दिया गया। पूरी दरिंदगी जानवरों की व्यवहार जो है वो अंकित सिंह के साथ किया गया। तो अब जो 5 आरोपी है, 5 आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सुनाई है। लेकिन इसे दोषी जो सजा दिया तो
अतुल आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। यहाँ पर हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन वो दिल्ली दंगे, वो खजूरी खास का पूरा वो इलाका, चांदबाग के पास खजूरी पुलिया, भजनपुरा, मौजपुर, वहां जिस तरह से दंगे भड़के थे, जिस तरह की तनाव की स्थितियां थी, उसके बाद जब ये आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की लाश मिलती है, परिवार वाले सन्न रह जाते हैं। जिस तरह से लाश बुरी हालत में मिलती है, उसके बाद जब सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, कार्रवाई होती है, पूरा मामला अदालत में चलता है और आखिरकार आज जाकर अंकित शर्मा के हत्यारों को यहां पर सजा मिली है। 2020 दिल्ली दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा ने की हत्याकांड में 5 जो आरोपी थे, नाजिम, कसीम, अनस, जावेद और ताहिर हुसैन, सभी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही गंभीर और संगीन मामला था, जघन्य अपराध था और 5 दोषियों की उम्र कैद की सजा यहां पर मुकर्रर की है। आपको बता दें 2020 के दिल्ली दंगों का यह पूरा मामला था। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को जिस बेरहमी के साथ पहचान मिटाने के लिए उनका शव जो है वो नाले में फेंका गया था, प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया था कि अंकित शर्मा ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें घसीटते हुए ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जाया गया था और उन पर बेरहमी से मारपीट की गई थी, चाकू से हमला किया गया था। तो बहुत ही विभत्स तरीके से यहां पर अंकित शर्मा को टारगेट किया गया था और उनका शव पहचान छिपाने के लिए नाले में फेंक दिया गया था। तो बेहद दर्दनाक और जघन्य अपराध था। अतुल भाटिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल, अपना फैसला सुनाते हुए यहां पर क्या कुछ कहा जज ने? देखिए, मैं पूरी जिस तरीके से आज एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने इस पूरे मामले के अंदर जो अंकित सिंह आईबी अधिकारी थे उनकी हत्या के मामले में आज सजा सुनानी थी, तो आज जब एडिशनल सेशन जज बैठते हैं तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जज ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर घटना थी। अंकित शर्मा की बुरी तरीके से हत्या की गई, उसकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह घटना जो है वो पूरे समाज को झकझोर देने वाली थी। जिस तरह से यह पूरी घटना हुई उसने समाज को सोचने पर मजबूर किया, यह एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अदालत ने यह भी कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था। हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद भी उसका शव दोषियों ने घसीटकर चांदबाग ले गए और उसे नाले में फेंक दिया गया। और इसके बाद जो अदालत है उसने ताहिर हुसैन समेत सभी 5 आरोपियों, मैं 5 आरोपियों के नाम बताता हूं आपको कि ताहिर हुसैन, इसके अलावा नजीम, कासिम, अनस और जावेद, सभी को जो कड़कड़नुमा कोर्ट की एडिशनल सेशन जज है उसने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ये जो 5 आरोपी जिस तरीके से 2020 के जो दिल्ली दंगे थे उनके अंदर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, एक लंबा ट्रायल जो है वो यहां कोर्ट के अंदर चला। कई बार ताहिर हुसैन ने अपनी बेल एप्लीकेशन भी लगाई थी, लेकिन हर बार उसकी बेल एप्लीकेशन को नामंजूर कर दिया गया। अभी पिछले दिनों ही कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर जो है सजा सुनाने को लेकर जो दोषी करार दिए गए थे और सजा सुनाने को लेकर बहस हुई थी, जिसके अंदर 2 ही बहस हुई थी कि क्या जो उम्र कैद है वो ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दी जाए या फिर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जो सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जो एसपी थे उन्होंने ये बात लगातार कही कि ये मामला जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। जिस तरीके से अंकित शर्मा की हत्या की गई वो कहीं ना कहीं उसको जिस बेरहमी से मारा गया, ये लोग पूरे तरीके से जल्लाद बन गए थे, कसाई की तरीके से ये काम कर रहे थे और जिस निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई इसमें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि आज कोर्ट ने जो 5 आरोपी है ताहिर हुसैन समेत सभी 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसका मतलब साफ है कि कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना है। यही कारण है कि 5 जो आरोपी हैं उनको इस पूरे मामले के अंदर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टोटल इस मामले में 11 आरोपी थे, जिनमें से जो 6 आरोपी हैं उनको कोर्ट ने बरी कर दिया था, सबूतों के अभाव में बरी किया गया था और बाकी जो 5 आरोपी ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपी हैं उनको आज अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ये जो पूरा मामला है, क्योंकि दिल्ली दंगों के मामले में एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही थी और जो बड़ी दंगों की बड़ी साजिश का जो मामला है उसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो पूरे केस की इंक्वायरी कर रही है, जिसमें शर्जील इमाम समेत कई अपराधी हैं। और इस क्योंकि ये जो दिल्ली दंगे का जो मैटर था, नॉर्थ ईस्ट का जो मैटर था, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही थी। तो अब जब ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को जो कड़कड़ुआ कोर्ट है उसने उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो कहीं ना कहीं जो अंकित शर्मा का परिवार अब निश्चित रूप से सामने आएगा। जिस तरीके से बेरहमी से अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, आईबी अधिकारी थे और वो चांदबाग इलाके के अंदर मौजूद थे और जिस समय उनकी हत्या की जाती है तो ताहिर हुसैन के घर के ऊपर काफी भीड़ थी। ताहिर हुसैन के साथ जो उसके सपोर्टर्स थे, क्योंकि छत के ऊपर उसके गुलेल थी, इसके अलावा पेट्रोल बम थे और बड़ी ही निर्मम तरीके से बेरहमी से अंकित शर्मा की हत्या की जाती है। तो अब जब उम्र कैद की सजा जो ताहिर हुसैन समेत 5
पांचों आरोपियों को सुनाई गई है। तो अभी अंकित का जो परिवार है वो भी सामने आएगा। देखने वाली बात होगी कि वो आखिर इस पूरे मामले के ऊपर अपनी क्या राय देता है, या क्या वो सिर्फ यही चाहता था कि इस पूरे मामले के अंदर फांसी की सजा दी जाए। तो अब कुछ देर बाद जो अंकित का परिवार है वो भी सामने आएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी भी जो है वो कड़कड़ुमा कोर्ट के अंदर मौजूद थे, और जिस तरीके से लगातार ये पक्ष रखा गया कि ये मामला जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, इसमें फांसी की सजा दी जाए। लेकिन अब अदालत ने ताहिर हुसैन समेत पांचों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बिल्कुल, ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस, पांचों को दोषी करार देते हुए यहां पर इस मामले को समाज के लिए बेहद विभत्स घटना बताते हुए, झकझोर कर रख देने वाला मामला बताते हुए उम्र कैद की सजा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि अपनी तरफ से इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कंसिडर करने के लिए कहा था और सजाए मौत मांगी थी। अब अंकित शर्मा का परिवार क्या इस फैसले से, इस सजा से खुश है अतुल, या फिर अब आगे हायर अपील होगी? और दोषियों के वकील क्या कह रहे हैं, क्या वो भी अब हायर कोर्ट में अपील करेंगे? अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान, या फिर पुलिस की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपील की थी फांसी की, मिली उम्र कैद है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अब क्योंकि उम्र कैद की सजा ताहिर हुसैन समेत पांचों आरोपियों को सुनाई गई है, तो उनके पास अभी हाईकोर्ट जाएंगे वो लोग, और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ जो है वो निश्चित रूप से जो दोषी करार दिए गए थे पांचों आरोपी, और अब जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तो पांचों आरोपी निश्चित रूप से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं दिल्ली पुलिस की कोशिश भी यही रहेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उनका भी कहना यही होगा कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। आईबी का अधिकारी था अंकित शर्मा, और जिस बेरहमी से उसकी हत्या की गई, यहां पर जब पीपी जो थे उन्होंने भी कड़कड़ुमा कोर्ट के अंदर यही बात कही कि ये मामला जो है, क्योंकि अंकित शर्मा की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई, जानवरों की तरह उसकी बॉडी को घसीटा गया और कसाई की तरह उसकी बॉडी को काटा गया, जिसके बाद उसकी बॉडी को नाले के अंदर, जो गंदा नाला था चांदबाग इलाके में, वहां पर फेंक दिया गया। तो अब क्योंकि ये मामला अभी जो लोअर कोर्ट है, कड़कड़ुमा कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसने ये फैसला सुनाया, उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो निश्चित रूप से अभी पूरा मामला जो है दिल्ली हाईकोर्ट जाएगा, और वहां पर फिर दोनों पक्षों की दलील, दोनों पक्ष अपनी तरफ से दलीलें रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की लगातार कोशिश यही थी कि इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाए, जिस तरीके से आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, तो अब क्योंकि मामला हाईकोर्ट जाएगा, वहां पर फिर से दलीलें दी जाएगी, और उसके बाद वहां पर क्या आदेश हाईकोर्ट देता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज क्योंकि अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाना था, कड़कड़ुमा कोर्ट ने फैसला सुनाना था, तो उसमें जो पांचों आरोपी हैं, ताहिर हुसैन समेत जो पांचों आरोपी हैं, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो अब से कुछ देर बाद जो है ऑर्डर की कॉपी भी आ जाएगी, और इसके अलावा जो ताहिर हुसैन और जो बाकी जो 4 लोग हैं, टोटल 5 लोग, उनके जो वकील हैं वो भी सामने आएंगे। देखने वाली बात यह है कि आखिर वो क्या कहते हैं। हमने देखा था कि जब दोषी करार दिया गया था ताहिर हुसैन समेत पांचों आरोपियों को, तो उस समय भी जो ज्वाइंट कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सुरेंद्र कुमार, उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, और उन्होंने कहा था कि इसकी बड़ी प्रोफेशनल तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है वो दिल्ली पुलिस ने की थी। तो दिल्ली दंगों की अगर बात करें तो क्राइम ब्रांच अलग से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और बड़ी साजिश, दंगों की बड़ी साजिश के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है जांच कर रही थी। उसमें आपको पता भी होगा कि उमर खालिद और इसके अलावा शर्जील इमाम जो है वो अभी तक जेल के अंदर बंद है। लगातार कई बार वो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बेल एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लेकिन दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में अब तक उनको जमानत नहीं मिल सकी है। अब हाईकोर्ट उन्होंने मूव किया है, अब 3 तारीख को उसमें सुनवाई होनी है, लेकिन आज जो निचली अदालत है उसने ताहिर हुसैन समेत पांचों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बिल्कुल, और इसमें ताहिर हुसैन एक्स आप काउंसलर रह चुके हैं, आपने भले ही पल्ला झाड़ा हो, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर सवाल एक बार फिर से मुखर होंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। इस बीच हर्ष मल्होत्रा क्या कहने हैं जरा वो सुन लें, फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनके प्रवक्ता, उनसे भी एक रिएक्शन लेंगे। रहे थे वहां वेमनस से फैला रहे थे, उस समय आईबी ऑफिसर अंकित का ब्रूटल मर्डर इन्होंने किया है, ऐसा कोर्ट ने इनको उम्र कैद की सजा दी है। और आम आदमी पार्टी के नेता जब ये मर्डर के आरोप में अरेस्ट हुए, उसके बहुत लंबे समय तक स्वयं आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल, उनके दूसरे नेता भी उनको सपोर्ट करते रहे, उनको संरक्षण देते रहे। बेसिकली आम आदमी पार्टी के लोग अराजक हैं, इनके नेता अराजक हैं, ये केजरीवाल स्वयं बोलते हैं। गिरफ्तार होने के बाद तिहाड़ में रहते हुए इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया, और आज यह जंतर मंतर पर इस्तीफा मांग रहे थे। उन लोगों को भड़का रहे थे, छात्रों के कंधे पर बंदूक रख रहे थे, जबकि वहां पर छात्र थे ही नहीं, वो आम आदमी पार्टी के गुंडे थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकारा है, अब पंजाब की जनता भी ऐसा चेहरा देखने के बाद आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को पंजाब से भी भगाएगी। चलिए भाई, हर्ष मल्होत्रा जी ने तो राजनीतिक जो हम कह रहे थे एक मोमेंटम बनेगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अतुल, आपसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर मूल पवार जी पहले सवाल से थे, आप इस बात से कभी भी पल्ला झाड़ ही नहीं पाएंगे, चाहे कितना ही पार्टी से निकाल दें, कुछ भी कर दें, कि जब ये सब कुछ हो रहा था वो आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे,
देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ताहिर हुसैन चुनाव लड़े थे, अगर आपको याद ना हो, मेरे ख्याल से काउंसलर किसके थे वो? AIMIM से चुनाव लड़े थे। काउंसलर किसके थे बता दीजिए ना, ऐसा नहीं होता ना, इतिहास के पन्ने पूरे पढ़े जाते हैं। इतिहास के पन्ने पूरे पढ़े जाते हैं, तो फिर इतिहास के पन्ने ये भी पढ़े जाने चाहिए कि ध्रुव सक्सेना जो है वो भाजपा का ISI का आतंकवादी था, जो सोशल मीडिया का उनका हैंडलर था। मोहम्मद सोहेल शाह जो जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया का इंचार्ज था, वो लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। मैं बता रहा हूं, हमने हमने भी तो बता दिया सीधा, हमने तो पार्टी से बर्खास्त कर दिया था, हमारा कोई लेना देना नहीं था उनसे कानून के तहत। भाई जो भी लेना देना था उसी लेने देने में हुआ ये सब साहब। तो मैं बता तो रहा हूं आपको, जो लेने देने की आप बात कर रहे हो, तो लेने देने पे उनसे भी सवाल पूछ लो ना। एक बार लगे हाथ अपने पत्रकार से कहते कि भाई उनसे भी पूछो, तुम्हारी पार्टी में आतंकवादी तुम संरक्षण देते हो, उस पर क्या कहोगे? दूसरे की गिरेबान में बाद में झांकना चाहिए, पहले अपने में झांकना चाहिए। और जिसके घर शीशे के हों उसके दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। तो जो आतंकवादियों को खुद संरक्षण देते हैं, जरा उनसे भी तो सवाल पूछो। कहां संरक्षण दिया? मोहम्मद सोहेल कौन था? जम्मू कश्मीर का सोशल मीडिया का बीजेपी का इंचार्ज माइनॉरिटी का, वहां पे दिया। दूसरा ध्रुव सक्सेना कौन था? सोशल मीडिया का इंचार्ज बीजेपी का, वो वहां पे संरक्षण दिया। फिर तालिब हुसैन शाह कौन था? भारतीय जनता पार्टी का लश्कर तैयबा। किसने कहा? हमने धक्का दे दिया पार्टी से बाहर, इन्होंने निकाला। इन्होंने तो ये तो अब भी नहीं कहते, ये तो अब भी नहीं कहते। कौन हो गए? आतंकवादी दोषी करार हो गए? नहीं, ये पूछ रहे हो आप? वो पकड़े गए। उनके बारे में अमेरिका की सरकार ने नहीं बताया कि वो लश्कर तैयबा के साथ मिले हुए थे, इन्हीं की सरकार ने बताया, जिनकी पार्टी आज सेंटर में है। ठीक है ना, वो दोषी भी करार दिए गए हैं और यही लोग संरक्षण देते हैं। बनता है ना भैया, ऐसे थोड़ी कि यही लोग संरक्षण देते हैं। तो जरा अगली बार पार्टी में जरा देखभाल के लोग रखिए। आपकी तो पार्टी विद डिफरेंस के लिए तो आए थे आप भी वैसे ही हो जाएंगे तो फिर बात क्या बनेगी? तभी तो देखिए दिल्ली वालों ने हटा दिया। वैसे नहीं बनना है ना, वैसे नहीं बनना है। वैसे बन जाएंगे तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी ना। आप सुन भी लीजिए, सुना दीजिए। दिल्ली वालों ने तो ये भी देखा कि किस तरह से दिल्ली की हर विधानसभा में हजारों वोट काटे गए, जिसका प्रमाण चुनाव आयोग को हमारे नेता ने दी। अब पूरी बात तो करने तो एक बार, सारे सवाल पूछ लेना, यही शाम तक मैं यही हूँ, आराम से पूछना। दिल्ली में जो है, दिल्ली में हजारों वोट हर विधानसभा से काटे गए, उसका प्रमाण हमने चुनाव आयोग को दिया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर कोई सवाल पूछा? कितने शो हुए थे? अच्छा भाई, उस पे कितने शो हुए थे लोगों के? किसी ने उनसे सवाल पूछा हो कि भाई चुनाव आयोग के पास इतने सारे प्रमाण है, 50,000 वोट नई दिल्ली से काट दिए, शादरा से 12,000 काट दिए। उस पे नहीं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली की वोट, दिल्ली की वोट, दिल्ली की वोट जो काटी गई थी, उस पे कितने सवाल? क्योंकि मुझे पता है मैंने किए थे। नहीं, आपके लिए नहीं, कई शो में आप भी आए थे। मैं आपके लिए नहीं कह रहा भाई। शिवम, ठीक है भाई, पार्टी में गलत नेता आ गया, उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया। आपकी पार्टी में भी आते हैं, आप भी टर्मिनेट करते हैं, उन्हें सस्पेंड करते हैं। तो वैसे तो कितना माना जाएगा, लेकिन इंडिया टीवी पर आदरणीय रजत शर्मा जी से लेकर आप तक और आपके जितने भी मैनेजिंग एडिटर्स हैं, सबको एक हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे कपिल शर्मा का शो होता है ना हंसने के लिए, ऐसे ही चुनाव हारने के लिए इन विपक्षियों के लिए रोने के लिए एक शो रख लिया करो। रोते बहुत हो भाई, चुनाव हार गए, चले गए, जनता ने बाहर कर दिया, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। शो कर देंगे आपके लिए, एक ही बार रो लेना, रात तक सुबह तक जितना भी रोना है। दूसरा भाई, हालांकि ये मेरे लिए नुकसान की चीज है, इस फोटो को थोड़ा सा जूम इन कर दो क्योंकि मेरे अंडर आईज दिख जाएंगे थोड़ी, लेकिन आप ये देखो, ये केजरीवाल जी के चेले यही हैं, ताहिर हुसैन यही है। ये कपिल मिश्रा का चेला कौन है? इसे भी जूम कर देगा जरा। कपिल मिश्रा का चेला भी दिखा दो, इनका जो देख रहे हैं। जैसे ही मैंने केजरीवाल जी के चेले जो अभी जिसको उम्र कैद हुई है, ताहिर हुसैन का नाम पहचानते हो नहीं? साबित होता है कपिल मिश्रा को पहचानते हो नहीं? ये बताओ ना, कपिल मिश्रा को पहचानते हो नहीं? फिलहाल जी रोकेंगे आप, मैं उनके बीच में बोला नहीं, निवेदन करता हूं। इन्हें भी तो पहचान लो आप लोग, वो भी ले आए फोटो। मैं लड़ नहीं रहा, मैं उनके वो कुछ भी ले आए, मैं उनके समय में बोलूंगा नहीं, मैं कुछ भी ले। तो यही वो ताहिर हुसैन है जिसने अंकित शर्मा को 51 चाकू मारे। वो आईबी का अधिकारी था, जब वो वहां से निकल रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, उसको बाकायदा खींचकर वापस उसमें 51 चाकू मारकर उसको नाले में फेंक दिया। 3 दिन में तक तो उसकी लाश नहीं मिली थी। जब उसके ऊपर छत पर जाकर देखा गया तो गुलेल बनाई हुई थी, जिससे वो लोगों को बॉम्ब और मिट्टी के तेल से बॉम्ब और सारी चीजें फेंक कर मार रहा था। जब ये सब सारी चीजें हो गई, उसके बाद इन्हीं का विधायक जो अभी भी इनकी पार्टी में है, अमानतुल्लाह खान, उसने कहा कि ताहिर हुसैन को सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। इनके संजय सिंह ने कहा कि ताहिर हुसैन ने तो अपना स्टेटमेंट तभी रिकॉर्ड करा दिया था, उसके घर में जब पुलिस घुस गई थी, तो जब उसके घर में जब भीड़ घुस गई थी तो उसने रिपोर्ट किया था। ये सारे के सारे इस आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, इतने बड़े बड़े नेता, और आप यहां पर अगर भाषण झाड़ रहे हो कि हम उसके साथ नहीं थे। तुम क्यों कर रहे थे अपने आतंकवादियों को सपोर्ट? ये बताओ ना। रोको भाई बीच में से इनको।
और अब आते हैं आतंकवादी को समर्थन करने। मैं तो जिनके नाम ले रहे हैं मैं जानता भी नहीं, हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे। प्लीज आप इनको रोकिए, एक ही जानेंगे उन्हें। मैडम कमाल बात है, मैं तो बीच में। लेकिन इनकी पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी के पिताजी और माताजी ने अफजल गुरु, जिसने टेररिस्ट अटैक करा था, उसकी फांसी से बचाने के लिए समर्थन किया था। सुबह 4 बजे कोर्ट खुलवा दी थी उन्होंने, और आप यहां भाषण दे रहे हैं। कोई समर्थन नहीं करता ऐसे लोगों का, लेकिन समर्थन करने वाले इनकी पार्टी में आज भी हैं। अमानतुल्लाह खान भी आम आदमी पार्टी में, संजय सिंह भी आम आदमी पार्टी में। पूछ लो ना जरा उन 3 नाम जो मैंने बताए थे। मैं बता रहा हूं भाई, हम नहीं करते सपोर्ट, हम नहीं करते बिल्कुल भी। मैं कहता हूं फांसी चढ़ा दो। वो तो कह रहे फांसी चढ़ा दो, वो तो कह रहे फांसी चढ़ा दो, वो तो कह रहे फांसी चढ़ा दो। आप हमें बता रहे थे हम पाकिस्तान तक में जाके आतंकवादियों को ठोक के आ रहे हैं, हमें हिंदुस्तान से कहानी बता। ठीक है जरा राजनीति से इतर, आतंकवादियों से आपका जरा राजनीति से इतर। अतुल भाटिया भी हमारे साथ, अतुल भाटिया भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या कारण रहे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इसे कंसिडर नहीं किया गया? क्यों दिल्ली पुलिस की जो मांग थी उसको ठुकराया गया? क्या कुछ कहा कोर्ट ने? क्योंकि जिस तरह से अंकित शर्मा की निर्मम हत्या की गई थी, जो कुछ चीजें सामने आई थी, यकीन मानिए वो तो एक सोचा समझा, वो बचने की कोशिश कर रहा है, आप उससे भाग के पीछे खींच कर लेकर आते हैं, 1-2 नहीं, एक हीट ऑफ मूवमेंट में नहीं, कितनी बार चाकुओं से गोदते हैं, फिर पहचान छुपाने के लिए लाश नाले में डाल देते हैं। मतलब क्या आप सोच सकते हैं वो तमाम क्रूरता की हदें पार की गई थी? बिल्कुल, देखिए पिनाज, क्योंकि ये काफी इस पे सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की तरफ से जो है वो ताहिर हुसैन के खिलाफ दलीलें रखी गई। ताहिर हुसैन के लिए कहा गया, जो पीपी थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने ये बात कही कि ये मामला बेरहमी से की गई हत्या क्या है, और ये लोग कसाई बन चुके थे। कसाई की तरीके से इन लोगों ने जो अंकित शर्मा है उसकी हत्या की, बड़ी बेरहमी से हत्या की गई, और उसके बाद उसके शव को घसीट के नाले तक ले जाया गया और उसके बाद नाले के अंदर फेंक दिया गया। आज जब जो एडिशनल सेशन जज है परवीन सिंह, उन्होंने भी ये बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको ये केस, जो एडिशनल सेशन जज थे, उनको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं लगा, निश्चित रूप से, क्योंकि अब 5 जो आरोपी है ताहिर हुसैन समेत, उनको उम्र कैद की सजा जो है वो निचली अदालत ने सुनाई है। अब ये मामला हाईकोर्ट में जाएगा, और हाईकोर्ट में जब दलील रखी जाएंगी तो वहां पर भी दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार इस बात को कहेगी कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। जो अंकित शर्मा है वो आईबी अधिकारी था, उसको घर से खींचा गया, बेरहमी से उसकी हत्या की गई, 51 बार उसको चाकुओं से हमला किया गया, घसीट को उसको चांदबाग तक लेकर गए, उसके बाद उसको नाले में एक जानवर की तरह फेंक दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो अगर आप कहें कि जो एडिशनल सेशन जज है परवीन सिंह, वो इस बात को उन्होंने नहीं माना कि ये मामला पहले ना बाद में इन्वॉल्व थे। ये एक बहुत जरूरी बात है जो कोर्ट के सामने रखी गई है। उनका कॉन्डक्ट भी ठीक रहा है जेल में, जो लोग बेल पे थे। तो ये बात को और इस बात को मानते नजर में रखते हुए कि वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है, कोई डायरेक्ट एक्ट की एलिगेशन है ही नहीं और कोई डायरेक्ट एक्ट प्रूव भी नहीं हुआ, इस वजह से कोर्ट ने इसको सजाए मौत का केस नहीं मान के उम्र कैद दी है। कितना पेनाल्टी लगाई है करीब? जी सबका तो मैंने ठीक से ध्यान नहीं किया, लेकिन ताहिर हुसैन पे फॉर द ऑफेंस ऑफ 302 रेड विद 149 5 लाख का कॉम्पेंसेशन अमाउंट लगाया। श्वेता प्रिया जी, हमारी पूरी बहस भी आज इसी बात से थी कि पुलिस के हाथ बंधे होते हैं जब भीड़ तंत्र होता है, जब दंगा होता है, जब इस तरह की स्थितियां होती हैं। तो अंकित शर्मा का मामला हमारे सामने है और इस तरह की घटनाएं पहले भी पास्ट में हुई हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कई बार एंटिसिपेशन में अपनी तरफ से जो एक्शंस लिए हैं वो सवालों के घेरे में नहीं आए हैं, लेकिन ये बहुत ही कैच-22 सिचुएशन होती है, बिल्कुल तलवार की धार पे चलने जैसा होता है। देखिए पिनाज जी, अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और अभी जो न्यूज़ आपने दिखाया है, ये सच में मुझे ऐसा लगता है, बाकी सबके अपने परसेप्शंस होंगे, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है। मुझे नहीं पता क्या एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए थे या क्या उन्होंने बिहेवियर की बातें की हैं, जेल में उनका जो भी बिहेवियर रहा होगा, किन चीज़ों को कंसीडर करके ये पनिशमेंट दिया गया है। बट रही बात अभी जो पुलिस वाले के साथ हुआ है, क्या पुलिस वाले, मुझे ये बताइए, भारत के नागरिक नहीं हैं? उन्हें उनका राइट टू लाइफ कहाँ गया? जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है, आप क्या चाहते हैं कि जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं वो ताहिर हुसैन की तरह ही एक्ट करेंगे तभी उन्हें पनिशमेंट मिलेगा? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट बोला जा रहा है, आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, 1 करोड़ 43 लाख लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और अगर आप संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, अगर आप संविधान का रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको उस संवैधानिक पोस्ट पे रहने वाले, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, आप उनके लिए इस तरीके का अपशब्द यूज नहीं कर सकते हैं। सौरभ दास ने कहा ना, सौरभ दास कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस डालिए।
डाला जा रहा है। आप वो कह रहे हैं क्रिमिनल ऑफेंस थोड़ी है, अगर किसी को आप गाली दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस मत करिए उसमें। बिल्कुल वो भी कह रहे हैं गलत कर रहे हैं बच्चे, नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर किसी की भावना को आहत हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने के बाद आपने देखा होगा कितने सारे लोग, कितना सेंटिमेंट हर्ट हुआ है किसी का, और आप एक पूरे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। एक संवैधानिक पोस्ट होता है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ आपको देश के लोग नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। आपकी कुछ जिम्मेदारी भी होती है, सिर्फ आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये हमारा अधिकार है। अधिकार है, जरूर आपको अधिकार दिया गया है, आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, आपको पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट राइट है आपका, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। अगर आप कानून बस एक आंकड़ा पढ़ देती हूँ, एडीआर की रिपोर्ट जून 2024 में चुने गए 543 हमारे प्रतिनिधि जो हैं, उनमें से 251 के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं, 170 के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केस हैं, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जैसे सीरियस चार्जेस भी हैं। तो और अगर हर पार्टी पे जाऊंगी तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बच जाएगी। तो छात्रों का तर्क है कि भाई ठीक है, छात्र हैं, युवा हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है जिसका वो खंडन कर रहे हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं थे। हाँ, तो भी नहीं रहा तो वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप उनके ऊपर क्रिमिनल केस मत फाइल कीजिए, आप डिफेमेशन का केस फाइल कीजिए, करिए अगर आपको करना है तो। लेकिन जिसके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ है, क्या आपको लगता है उन्हें छोड़ देना चाहिए? रुचिका सिंह ने कैसे शब्द का यूज किया है, जिसके अगेंस्ट में अभी 0 एफआईआर हुआ है, क्या उन्हें भी छोड़ देना चाहिए? उनके अगेंस्ट में एफआईआर होना ही चाहिए। और एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पनिशमेंट। शिवम जी बताएंगे एफआईआर करवाएंगे कि नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो बड़ा दिल दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं ये सब नहीं करेंगे। ट्रायल होता है और ट्रायल के बाद डिसाइड होता है आपने क्या किया है क्या नहीं। लेकिन अगर आपने शुरू में प्राइमा फेसाई कुछ गलती की है, आपके अगेंस्ट में एक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। शिवम जी हमें भी तो दे दीजिए मौका बोलने। आप क्या करें, चलिए बोल दीजिए, इसी पे बोलेंगे। कितनी अच्छी है भाजपा, बोलने दे रही है। हालांकि हमें तो 40 मिनट इस मुद्दे पे तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। ये तो जायज नहीं, बोलिए। भाई अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि भाई सरकार सेंसिटाइज्ड है छात्रों के लिए, बच्चे हमारे हैं, हम उनकी बात सुनेंगे। तो जिन 25 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनकी बात सुनने कौन जाएगा, ये बताओ ना। 25 बच्चे जब सुसाइड कर रहे थे तब क्यों आपकी संवेदनहीनता दिख रही थी? भाई उनके माँ बाप का दर्द कौन सुनेगा? जब 12 साल से 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए और साल दर साल बच्चे कहते रहे कि हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, तब क्यों सेंसिटाइज नहीं थे? तब क्यों नहीं सुनी आपने उनकी बात? जब 30 दिन से वहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो तुम्हारा प्रतिनिधि क्यों नहीं आया और आके कहा कि तुम हमारे देश के भविष्य हो, हम उनकी बात सुनेंगे? बहुत देर कर दी, भाजपा के प्रवक्ता ने वक्त की कमी, फिर आप कहेंगे जवाब नहीं दिया, छोड़ दिया। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था कि भाई ये आश्वासन देके जाते हैं कि आज के बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा, इनका आश्वासन था। आज उड़ीसा का पीजी का पेपर लीक हुआ, आपने कहा था राजनीति छोड़ दो। ऐसा नहीं है ना, अकेले झारखंड, आप बाकी स्टेट भी जाइए, ऐसा नहीं होता ना सर। ऐसे पोस्टर ये लोग भी निकाल लाएंगे सर, सदन के भीतर जितेंद्र सिंह ने भी लिस्ट दी, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा में 40 से ज्यादा पेपर लीक इनकी सरकार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा पेपर लीक इनकी सरकार। सर मेरे पास वक्त की कमी है शिवम, मैं माफी चाहूंगी, अभी क्लोजिंग रिमार्क भी नहीं ले पाऊंगी, मैं माफी चाहूंगी 10 सेकंड में आप पूरी नहीं बात करेंगे। चलिए वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगी। चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत ब्रेकिंग न्यूज थी, छात्रों के भी सवाल नहीं ले पाई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और